जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से पूरा देख लिया तो परीक्षा का हर प्रश्न आपके लिए सरल बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, देरी न करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या खंड है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय या खंड है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए 69। पृथ्वीराज रासों में 69 समय या खंड है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया। आपका सही उत्तर होगा ए जलहर। पृथ्वीराज रासों को जलहर ने पूरा किया। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि जलहर कौन है। तो जलहर चंद्रबरदाई के लड़के हैं। जलहर कौन है दोस्तों? तो चंद्रबरदाई के लड़के हैं। पृथ्वीराज रासों को पूरा किसने किया? जलहर ने। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल बेल श्रृंगार परक चंबू काव्य के रचयिता है। आपको बताना है कि राहुल बेल श्रृंगार परक चंबू काव्य का रचयिता कौन है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी रोरा कवि। रोरा कवि राहुल बेल के रचयिता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि राहुल बेल किस प्रकार के काव्य है। तो राहुल बेल चंपू काव्य, याद रखेंगे। राहुल बेल चंपू काव्य है। और चंपू काव्य में क्या होता है दोस्तों? गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। गद्य और पद्य का जहाँ पर मिश्रण होता है या जिस काव्य में मिश्रण रहता है तो उसको हम लोग कौन सा काव्य कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं, याद रखेंगे। और राहुल बेल किस प्रकार की रचना है? तो श्रृंगार परक रचना है, ये भी याद रखेंगे। राहुल बेल श्रृंगार परक रचना है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता। आपको बताना है कि वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी 1000 से 1400 ईस्वी। 1000 से 1400 ईस्वी को आदिकाल का समय सीमा माना है। किसने माना है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल रखा। अगला प्रश्न है, अल्लाह खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना अल्लाह खंड नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी परमाल रासो। अल्लाह खंड नाम से परमाल रासो प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कोकिल होगा। मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा सी विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपनी कविता लिखी है पदावली,
उसको इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है, याद रखेंगे। पदावली को विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखा, इसीलिए इन्हें मैथिली की कोकिल कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा सी, सरहप्पा। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सरहप्पा का समय क्या है? सरहप्पा का समय क्या है? तो 7वीं शताब्दी, याद रखें। सरहप्पा का समय 7वीं शताब्दी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? आपको बताना है कि आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा। तो आपका सही उत्तर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आपको बताना है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, याद रखें। धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 12मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? आपको बताना है कि सबसे पहले 12मासा वर्णन किस रचना में मिलता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो में सर्वप्रथम 12मासा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, देशी नाम माला किसकी रचना है? आपको बताना है कि देशी नाम माला किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, हेमचंद्र। देशी नाम माला हेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, कुशल लाभ। कुशल लाभ ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है, याद रखें। ढोला मारूरा दुहा का रचयिता कौन है? कुशल लाभ है। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, 6-7 घंटा एक वीडियो बनाने में लग जाता है, तो इसलिए मेहनत के लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने भाई बहन मित्र जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवाद पक्ष है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवाद पक्ष क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिकता सबसे विवाद पक्ष है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति मानी है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति क्या मानी है। तो आपका सही उत्तर होगा डी, रसायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन मानी है। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति क्या मानी है। दोस्तों आपको बताना है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, रास। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति रास मानी है। बात करते अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, गारसा द तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। आपको बताना है कि गारसा द तासी ने रासो की उत्पत्ति क्या मानी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजसूय। सही उत्तर क्या होगा? ए, राजसूय। राजसूय गारसा द तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। क्या? राजसूय। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। आपका सही उत्तर होगा सी, अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या? अब्दुल हसन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, शंभु। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। आपका सही उत्तर होगा ए 68। पृथ्वीराज रासो 68 छंदों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य। आपको बताना है कि इनमें से कौन गे रासो काव्य है। सही उत्तर होगा डी विशलदेव रासो। विशलदेव रासो दोस्तों गे रासो काव्य है, यानी कि विशलदेव को गाया जाता है, यानी कि विशलदेव काव्य को गाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? गे रासो है। अगला प्रश्न है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? आपको बताना है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी कीर्तिलता। कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है? कहानी कहा है। कीर्तिलता को क्या कहा है? कहानी कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चार्यापद के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्यापद के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी शबरपा। शबरपा चार्यापद के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो आपका सही उत्तर होगा सी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपको बताना है कि शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा डी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। किसके अनुसार दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, याद रखें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन? आपको बताना है कि इनमें से कौन आदिकाल का प्रथम कवि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी स्वयंभू। स्वयंभू आदिकाल का प्रथम कवि है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो काव्य का रूप क्या है? आपको बताना है कि विशलदेव रासो काव्य का रूप क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी मुक्तक। विशलदेव रासो काव्य का रूप मुक्तक है। अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है? दोस्तों आपको बताना है कि चंदायन किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन? आपको बताना है कि इनमें से कौन विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को श्रोता अप्रमाणिक, दोस्तों यहाँ पर अप्रमाणिक होगा, मानने वाले विद्वान कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को श्रोता अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? दोस्तों याद रखना, देखिए यह क्या पूछा है? हिंदी भाषा में, है ना, तो कौन सा होगा? आपका सही उत्तर होगा डी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तो हिंदी भाषा में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सर्व प्रमुख आधार ग्रंथ क्या है? आपको बताना है कि विद्यापति को किस कृति से प्रसिद्धि मिली है। तो आपका सही उत्तर होगा सी पदावली। पदावली से विद्यापति को लोक प्रसिद्धि मिली है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या है, याद रखेंगे। दोस्तों हर मंजिल को पाने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ और अंत तक वीडियो को देखें। दोस्तों अगला प्रश्न है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? आपको बताना है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति आदिकाल की प्रमुख
श्रृंगारिक कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक कृति है, याद रखेंगे। विद्यापति की पदावली क्या है? श्रृंगारिक कृति है। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, 5। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी, 18। हिंदी क्षेत्र की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था, याद रखें, अर्धमागधी अपभ्रंश से। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है। आपका सही उत्तर होगा डी, श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है दोस्तों? डी, श्याम सुंदर दास, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी। आपको बताना है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, 14 सितंबर 1950। 14 सितंबर 1950 को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बनी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, 8। कितनी संख्या होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है, चंदबरदाई किस राजा के दरबार में थे। आपको बताना है कि चंदबरदाई किस राजा के दरबार में थे। तो आपका सही उत्तर होगा ए, महाराज पृथ्वीराज चौहान। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी, विद्यापति। विद्यापति मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सीधों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सीधों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, संध्या भाषा। सीधों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि अपभ्रंश के भावभूषी हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश का भावभूति है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई, बंधु, मित्र को शेयर कीजिएगा जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।